फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम लोग आएंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 1 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा था कि भारत की जो स्थिति है वो अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत कहाँ स्टैंड करता है और इसका क्षेत्रफल कितना है और ये किस अक्षांश और देशांतर के बीच में आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी है ना जिनको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, वो चैप्टर 1 था। तो आप चाहें तो इसी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा चैप्टर 1 का, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर 2 जो है, ये चैप्टर 2 आप देख सकते हैं। तो एक तरह से ये भी भारत की स्थिति और विस्तार को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, देखा जाए तो ये भारत की समुद्रिक सीमा को बताएगा और भारत के जो तट हैं, है ना, भारत के तट कौन से हैं, उन तटों का क्या नाम है। इसके अलावा ये जो भारत के तट हैं, पूर्वी घाट पर्वत है ना, पूर्वी घाट पर्वत और इसके अलावा पश्चिमी घाट पर्वत, इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इसके बारे में आप लोगों को सिर्फ इंट्रो मिलेगा, है ना। इस वीडियो में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इंट्रो मिलेगा और भारत की सामुद्रिक सीमा के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में आप अगर एकदम से पढ़ने बैठेंगे तो आप सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये चैप्टर जो है वो मैं किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ, ये मैं जो मुझे सही लग रहा है कि इस चैप्टर में ये चीज़ें होनी चाहिए तो उसको मैंने चैप्टर बना दिया। ठीक है, तो पढ़ाई करने का कोई भी तरीका हो सकता है, बस अच्छा होना चाहिए। अगर आपको सही लगे तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम को मेंस एग्ज़ाम के लिए आप जब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मेंस एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, आप जिस किसी भी फील्ड में हैं। ठीक है, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो आपको निकालना हो तो आप मेंस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन किया करिए, क्योंकि जब हम बड़ी चीज़ों को सोचते हैं, है ना, अगर हम यूपीएससी जैसी चीज़ों को सोच सकते हैं तो हम एक छोटा एग्ज़ाम तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो इसलिए बड़ा सोचिए, तभी छोटा तो कर ही लेंगे आप। तो चलिए इसमें आते हैं भारत के तटीय मैदान। तो भारत के तटीय मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के तटीय मैदान का विस्तार जो है वो पश्चिम में अरब सागर के तट यानी कि गुजरात, है ना, पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी यानी पश्चिम बंगाल के किनारे स्थित है। तो ये क्या बता रहा है, देखिए, और यहाँ पे क्या है कि प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम में उनके स्थान के अनुसार उन्हें ये नाम दिया गया। अब किन्हें ये नाम दिया गया, पहले इससे समझने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो मैदान का विस्तार है पश्चिम में अरब सागर के तट गुजरात से, ये देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि ये भारत का जो तटीय एरिया है वो बता रहा है। तट क्या है, जो कि देखिए भारत के पश्चिम में, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, यानी कि इधर पूर्व आ जाता है तो इधर पश्चिम आ जाता है, तो इधर उत्तर है तो यहाँ पे नीचे दक्षिण होगा, है ना। तो ये जो है, ये जो उत्तर दक्षिण ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है इसी नाम के अनुसार है, इसी नाम के अनुसार जो है वो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जा रहा है। अब पूर्वी और तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान जो है, क्योंकि ये पूर्व में है तो पूर्वी तटीय मैदान बोल दिया, पश्चिम में है तो इसे पश्चिमी तटीय मैदान बोल दिया, और बीच से भारत को डिवाइड कर दिया गया है, इसे पूर्व बोल दिया गया तो इसे पश्चिम बोल दिया गया। अब इस मैदान का विस्तार जो है वो कहाँ तक है, तो गुजरात से लेकर के स्टार्ट होता है और ये आता है पश्चिम बंगाल। ये आपको छोटा सा भारत जैसा जो दिख रहा है ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पश्चिम में यहाँ आ जाता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल तक ही ये तटीय मैदान का विस्तार है। यही बता रहा है कि तट का विस्तार जो है वो गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल तक आता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल पूर्व में आता है और अरेबियन सी आ जाता है पश्चिम में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत के जो राज्य हैं वो हम समझ लेंगे। तो भारत के जो 9 राज्य हैं, 9 राज्य वो कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं। अब ये कैसे बता रहे हैं, अभी आपने देखा था कि भारत को 20 से डिवाइड कर दिया, है ना, भारत को 20 से डिवाइड किया तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो वैसे ही गुजरात देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये ईस्ट का पार्ट है जो आपको इस मैप में दिखाया गया है, और ये वेस्ट का पार्ट है जो इस मैप में दिखाया गया है, और ये ईस्ट का पार्ट है यानी पूर्व का पार्ट है जो इस मैप में आपको दिखाया गया है।
अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत जिसे बोला जाता है, इसमें आ जाता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, और गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में आ जाता है, फिर कर्नाटका और केरला आ जाता है। ठीक है, और अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पश्चिम बंगाल से हम लोग देखेंगे तो पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं उड़ीसा। ठीक है, फिर उड़ीसा आ जाता है, फिर ये आंध्र प्रदेश है ना, ये आंध्र प्रदेश जो है वो आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत में आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो पूर्वी घाट पर्वत में आता है। अब भारतीय राज्यों में जो है वो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा आती है। तो ये क्या है कि ये जो तट है, यानी कि तट उसी को बोलते हैं जो समुद्र से या किसी समुद्र से ही मेन बोलेंगे, समुद्र से जो टच हो वो है ना। तो इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो समुद्र से ज़्यादा टच करती है, इसलिए इसकी तट रेखा को सबसे लंबा कह दिया गया। इसके बाद ये देख सकते हैं आंध्र प्रदेश जो है इतना एरिया कवर कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो आपको लगभग सीधा सीधा नजर आ रहा है, और पूर्वी घाट पर्वत आपको थोड़ा सा लेटा हुआ नजर आ रहा है ना। तो इसका क्या रीजन है और इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो आप देख सकते हैं आगे, अभी आपको पता चल जाएगा। अब इसमें जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी पश्चिमी तटीय मैदान क्या आएगा, ये पश्चिम का है। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान को सह्याद्री भी बोलते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सह्याद्री के बारे में क्वेश्चन आया है कि कौन से पर्वत को, यानी कि ये जो तटीय मैदान है ये मैदान नहीं है, ये पश्चिमी घाट पर्वत हैं, है ना। ये पर्वत हैं, आप जानते हैं नीलगिरी पर्वत है ना, अगस्त्यमलाई है, अन्नामलाई है, ये सारे तो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, है ना। जो कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत किसे बोलते हैं, जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी आ जाता है पश्चिम में, पूर्व में बे ऑफ बंगाल आ जाता है, और दक्षिण में हिंद महासागर आ जाता है। इसलिए ये तीन तरफ से जल से घिरा है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में ही पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, या फिर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आ जाता है। मैदान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पर्वत के बाद ये मैदान का एरिया भी इससे टच हुआ होता है, तो इसलिए इसको मैदान बोल दिया जाता है। लेकिन वैसे पश्चिमी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत के नाम से ही इसे जाना जाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसे सह्याद्री भी कहते हैं, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है। गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु में आ जाता है नीचे दक्षिण तक, तो यहाँ तक इसका विस्तार है। अब ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो तीन पार्टों में कौन सा विभाजित किया गया, कैसे विभाजित किया गया है, देखिए आपको ये इमेज दिख रही होगी, आपको शायद इसमें लिखा हुआ जो है वो नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब यही इमेज मिली थी, है ना। तो बहुत ढूंढना पड़ता है, और उस पर से ये कॉपीराइट इतने लगे होते हैं कि मिलती भी नहीं है ना। तो फिर भी मिल गई, है ना। तो ये जो है क्या लिखा हुआ है वो तो आपको समझ में आ जाएगा, आप बस सुनते चलिए अच्छे से और देखते चलिए। इसमें जो है वो पहला क्या है, गुजरात से मुंबई तक, मुंबई का जो तट है इसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। ये जो लिखा है ये काठियावाड़ तट लिखा है ना, काठियावाड़ तट। तो ये गुजरात से लेकर के मुंबई यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ का जो ये पूरा तट है इसे क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। ये तट पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत के तट ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट आता है वो पूर्वी घाट की तरफ आता है। अब यहाँ पे पहले क्या है, फिर मुंबई से लेकर के गोवा तक के जो तट है उसको क्या बोला जाता है, तो कोंकण तट बोला जाता है। अब यहाँ तक मुंबई हमने देखा था, मुंबई से यहाँ से लेकर के ये आ जाता है गोवा, क्योंकि गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में आता है। तो ये पूरा जो तट है इसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है कोंकण तट बोला जाता है। अब फिर क्या हो जाता है, यहाँ गोवा से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक आ जाता है कौन सा तट, मालाबार तट, ठीक है। तो मालाबार तट ये आ जाता है। अब आगे चलते हैं। इसमें जो है वो ये जो तट हम लोगों ने देखा, इसमें क्या है कि पश्चिमी तट पर ज्वार नद मुख का निर्माण करने वाली नदियों के नाम, है ना। अभी हम लोग सिर्फ एक लाइन में है, भारत की ये जो लाइन है ना, लाइन बाउंड्री है ना, ये जो बाहर का जो कोस्टल एरिया है इसको ही सिर्फ कवर कर रहे हैं कि यहाँ से क्या दर्रे जाते हैं, ये इसका एरिया क्या है, इस यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या बोला जाता है, यहाँ से जो नदी निकल कर के अपना मुहाना बनाती है वो नदी मेन कौन सी है ना। यहाँ नदियों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है, सिर्फ नदी कौन सी है जो
एस्चुरीज का निर्माण करती है या फिर यहाँ पे मुहाना बनाती है। अब काठियावाड़ तट जो है आपने देखा अभी, काठियावाड़ तट गुजरात से मुंबई तक, गुजरात से मुंबई तक ये काठियावाड़ तट, तो ये जो है यहाँ पर कौन सी नदी गुजरती है यहाँ से, तो गुजरात में नर्मदा और तापी नदियाँ जो है वो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। अभी आपको बताया था कि आप जो सीधा और लेटा हुआ पर्वत है इसको समझने का इसको मैं ये जो है इसकी वजह से क्या चीज़ें हुई हैं, तो ये जो सीधा खड़ा पर्वत है इसकी वजह से नदियाँ एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये जो भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो है पठारी एरिया है ना। पठारी एरिया एक तरह से कंकड़ वित्तीय पत्थरों से लगभग निर्मित है। तो यहाँ पे मिट्टी जो है बहुत अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे जब मिट्टी अच्छी नहीं होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो यहाँ पे सूख नहीं पाता है ना। तो जब बारिश का पानी गिरेगा तो वो, अब आपने देखा होगा कि जब भी रोड वगैरह पे बारिश होती है तो पानी तुरंत गिरता है और बह के निकल जाता है। तो वही हाल यही यहाँ पर भी होता है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, एस्चुरीज का ही निर्माण करती हैं। लेकिन पूर्वी तरफ में इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि इधर का जो है वो मैदानी एरिया आ जाता है ना। इधर का मैदानी एरिया आ जाता है और इधर का जो है वो पठारी एरिया आ जाता है। अब हम लोग पहाड़ पठार के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये जो नदियां हैं एस्चुरीज का निर्माण क्यों करती हैं। अब यहाँ पे जो पानी जब सोख नहीं पाएगा तो जब बारिश होती है, बारिश होगी तो ये पानी नदियों में जाएगा तो वो बहुत स्पीड से जाएंगी, और जब स्पीड से जाएंगी तो निकलेंगी और यहाँ पर बहुत तेज़ झरने के जैसे गिरेंगी, है ना। जब ये झरने के जैसे गिरेंगी तो इसे ही बोल दिया जाता है कि एस्चुरीज बना रही हैं, जिसे हिंदी में ज्वार नद मुख बोला जाता है ना। हिंदी से तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, है ना। एस्चुरी बनाती हैं। आप ये जो पूर्वी घाट की नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और डेल्टा का निर्माण करने का ये रीज़न भी आपने सुना कि ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे इधर का जो एरिया है पूर्वी तरफ का वो थोड़ा मैदानी आ जाता है, यहाँ पे मिट्टी है ना। तो यहाँ पे जब नदियाँ जो है वो स्पीड से आएंगी, इधर से तो स्पीड से आएंगी, लेकिन उसके बाद जब इन्हें मैदान मिल जाएगा तो वो अलग अलग थोड़ा सा दूर फैलाव में बहने लगेंगी। थोड़ा पानी सोखेगा और थोड़ा फैलाव में बहने लगेंगी, और जब फैलाव में नदियाँ बहती हैं तो उसे बोल दिया जाता है ये डेल्टा बना रही हैं, है ना। ये डेल्टा बना रही हैं और डेल्टा बनाने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की ये जो नदियां हैं नर्मदा और तापी नदी, ये बहुत बड़े एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, यानी झरनों की तरह। एस्चुरीज में आप इतना ये मत जाइए कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ झरनों के जैसा गिर रही है तो एस्चुरी हो गई है ना। तो फिर इसके बाद क्या है, कोंकण तट आ जाता है। अब कोंकण तट में कौन सी नदियाँ आती हैं, कोंकण तट आपने देखा मुंबई से गोवा तक, मुंबई से गोवा तक ये आ जाता है कोंकण तट। अब यहाँ पे जो नदी है वो कौन सी है, गोवा में मांडवी और ज्वारी नदियाँ, ये गोवा की ही नदियाँ हैं। तो ये दोनों नदियाँ एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। फिर आ जाता है मालाबार तट। मालाबार तट आपने देखा कहाँ से है, मालाबार तट है गोवा से कन्याकुमारी, गोवा से कन्याकुमारी तक आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी नदियाँ आती हैं, कर्नाटक में। देखिए मालाबार तट जो है गोवा से लेकर के यहाँ से आ जाता है ना, गोवा से कन्याकुमारी तक। तो ये जो है यहाँ पे तो कर्नाटक का थोड़ा पार्ट आता है, लेकिन केरला का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कर्नाटक में शरावती नदी है, और इसके अलावा केरल की कौन सी दो नदियां हैं मेन, तो केरल में भरतपुरा और पेरियार नदी जो है वो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको मैचिंग वर्ड दे दिए जाएंगे, है ना। वह एक इधर लिखा है, दो शब्द इधर लिखे हैं, अब बोल दिया जाएगा इनको जोड़े मिलाइए, है ना, इनको मैच कराइए। तो ऐसे करके जब होता है तो एस्चुरीज और डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियों के बारे में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मालाबार तट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार अभी आपको बताया कि यहाँ पे कर्नाटका आ जाता है और केरला ज़्यादा है, और कर्नाटका लगभग इधर आ जाता है। तो कर्नाटका का जो केरल का जो पार्ट है वो मालाबार तट पे ज़्यादा आता है। यहाँ पर जो है वो लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें जो हैं वो कैसे होती हैं, अब मान लीजिए ये जो तट है, ठीक है, ये तट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो यहाँ पर जो है वो कहीं ऐसे हो गया तो कहीं ऐसे हो गया तो कहीं ऐसे हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो ये समुद्र का खारा पानी है ये यहाँ पे मान लो भर गया तो ये बन गई झील,
है ना, लगभग एरिया कवर हो जाता है, बस थोड़ा सा ही खुला होता है तो ये झील बन जाता है। तो केरल के तट पर ये लैगून झीलें ज़्यादा पाई जाती हैं और इन झीलों को केरल में किस नाम से जाना जाता है, तो कयाल झील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कयाल झील के नाम से केरल में लैगून झीलों को जाना जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। ठीक, अब इसमें जो है फिर क्या पढ़ेंगे, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पढ़ेंगे। अब इस तट के बारे में जान लेते हैं। ये 20 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए लेटा हुआ, ये आपको समझ में आ गया, लेटा हुआ है इसलिए यहाँ पे यहाँ की नदियाँ जो इधर तरफ का मुहाना बनाती हैं, एक देखिए पूर्वी घाट की तरफ मुहाना बनाएंगी तो जाहिर सी बात है वो नदी पश्चिम की तरफ से आ रही है या उत्तर की तरफ से आ रही है या दक्षिण की तरफ से आ रही है ना। तभी ये पूर्वी की तरफ मुहाना बना रही है, यानी कि उधर की तरफ होकर के बहेगी, तो उसे ही बोलते हैं मुहाना बनाना, है ना। अब इसमें जो है वो क्या है, इस तट का विस्तार हुगली नदी यानी पश्चिम बंगाल के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में, ये यहाँ के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, तो पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है वो है कौन सी नदी, जो गंगा नदी है वो भागीरथी नदी के नाम से जब यहाँ उत्तर भारत में बहती है, तो उत्तर भारत में बहने पर जब ये कोलकाता में आती है, जो कोलकाता कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, सही बोला, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ना। तो वेस्ट बंगाल में जब आती है तो ये भागीरथी की एक धारा वेस्ट बंगाल में चली जाती है ना, तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ आ जाती है, और एक धारा जो है वो बांग्लादेश की तरफ, बीडी यानी कि बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। भागीरथी की ही एक धारा बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। अब जो कोलकाता की तरफ आती है धारा, उसे ही बोला जाता है हुगली नदी, है ना। ये हुगली नदी जो है उसे बोला जाता है। तो हुगली नदी के मुहाने पर से स्टार्ट होता है ये पूर्वी घाट पर्वत और आता है पूरा दक्षिण में कन्याकुमारी तक, है ना, ये आ जाता है। अब इसके जो तट हैं वो कौन कौन से, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, तो 3 मेन तट है इसके। उड़ीसा तट या उत्कल तटीय मैदान इसे बोलते हैं, यानी कि उड़ीसा कोट या उत्कल कोस्टल प्लेन बोलते हैं। उड़ीसा तट कहाँ है, ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल के पश्चिम में आप आएंगे तो यहाँ पे उड़ीसा आ जाता है। मैप उठा के रखा करिए सामने, आपको सारी चीज़ों को खुद ही आप उसमें देखते चलेंगे ना, तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप समझ लीजिए आपको ज्योग्राफी फिनिश, है ना, ऐसे होता है। तो ये जो उड़ीसा है वो उसे क्या बोलते हैं, ये यहीं पे ये लिखा हुआ है उत्कल तटीय मैदान, है ना। तो ये उड़ीसा का जो तट है इसे ही बोलते हैं उत्कल तटीय मैदान। फिर आंध्र तटीय मैदान जो है वो आंध्र कोस्टल प्लेन, आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं, ये जो ऐसे बना हुआ है। इसके अलावा बोलते हैं तमिलनाडु या कोरोमंडल तट, है ना। कोरोमंडल तट के रूप में ज़्यादा इसे पूछा जाता है, तमिलनाडु तट नहीं पूछा जाता है। और उत्कल तटीय मैदान ऐसे पूछ लेंगे, उड़ीसा तट कम पूछा जाता है, ठीक है। तो नाम दोनों ही हैं, लेकिन इनको जिस नाम से पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब तमिलनाडु का जो तट है वो कहाँ से है, आंध्र प्रदेश के तट से यहाँ पे ये स्टार्ट होकर के ऐसे आ जाता है, ये उत्कल, यही ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोमंडल तट, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे पूछा जाता है उत्तरी सरकार तट, है ना। मैंने देखा है कि उत्तरी सरकार तट के बारे में भी पूछा गया है। तो उत्तरी सरकार तट कहाँ के क्षेत्र को बोलते हैं, तो ये जो उड़ीसा तट है, उड़ीसा का जो ये तट है और आंध्र प्रदेश का जो ये जो तट है, इन दोनों को मिला करके इसे ही बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि किसे बोला जा रहा है। फिर आते हैं पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी घाट जो है, और इसके बारे में जानते हैं। भारत में पूर्वी तटीय मैदान में नदियों का ढाल मंद होने के कारण इनका प्रवाह बहुत धीमा होता है ना, क्योंकि मैदान में जब नदियाँ आती हैं तो इनका प्रवाह धीमा हो ही जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। वही अभी आपको बता रहे थे, यहाँ मैदान है इसलिए यहाँ की नदियाँ, इनका प्रवाह धीमा हो गया, धीमा हुआ तो ये फैल गई, और फैल गई तो ये डेल्टा बना देती हैं, ठीक है। तो इसे डेल्टा बोला जाता है, यानी कि नदियों के फैलाव को जब ये समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो यहाँ पर जो फैलाव हो जाता है नदियों का, यानी कि नदी की जो धाराएं हैं वो अलग अलग बट जाती हैं, इसे ही फैलाव बोला जा रहा है। तो ये जब धाराएं बढ़ जाती हैं तो इसे डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनाकर ही ये समुद्र में गिरती हैं, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है, तो बे ऑफ बंगाल भी एक सी है ना, समुद्र ही है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो पूर्वी घाट की तरफ मुहाना करके हुए आती हैं, तो ये महानदी जो है वो आती है। अब महानदी नदी जो है वो
उड़ीसा में आती है ना, उड़ीसा में आती है जो यहाँ पे डेल्टा बनाती है। फिर गोदावरी नदी आ जाती है, गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी यहाँ पे लगभग रहती है ना। अभी नदियों के बारे में नहीं पढ़ना, फिर भी आप एक इंट्रो ले लीजिए। यहाँ पर डेल्टा बनाती है। फिर आ जाती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में आती है और कृष्णा और का ये जो गोदावरी नदी है ना, इनका डेल्टा लगभग आस पास ही है, लगभग बना एक साथ ही है। ऐसे ही जैसे बता रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर कावेरी नदी जो है वो आ जाती है तमिलनाडु में, है ना, वो यहाँ पे डेल्टा बनाती है। तो आप इसको ये जो नदियाँ हैं, कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसे याद करने का, जैसे मैंने याद किया, तो वह वो है कि महानदी की गोद में कृष्णा और कावेरी, है ना, कृष्णा और कावेरी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो पूर्वी भारत की नदियां हैं, इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ में क्रम में लगाइए। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में यही बोला जाता है कि महानदी की गोद में कृष्णा और कावेरी। ऐसे मैंने याद किया है और याद भी रहेगा आपको, देखिएगा चाहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आते हैं हम लोग अनक्लॉज के बारे में। अनक्लॉज के बारे में जानने के लिए, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है और ये बहुत से देशों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये इसलिए मेन आई थी ताकि जो भी कंट्रीज़ हैं, उनका जो कोस्टल एरिया है, बहुत सारा, देखिए सागर, तो जो पूरे सागर हैं वो कोई ना कोई महाद्वीप के आसपास सागर तो है ही। तो किसी न किसी महाद्वीप के जो कंट्रीज़ हैं, उनके पास जो उनका तट है, उनमें उनको कितने एरिया तक उनका संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। क्योंकि ये जो पेट्रोलियम वगैरह है, ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। यहाँ से जहाज गुजरते हैं, यहीं के आकाश का जो अंतरिक्ष होता है, वहाँ पर भी लोगों को अधिकार दिए जाते हैं कि वहाँ से कोई प्लेन भी नहीं गुजर सकता। अब मान लीजिए कि हमारा ये जो इंडिया है ना, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है ना, वहाँ से इसके आसपास का जो एकदम पास वाला एरिया है, यहाँ के अगर आसपास से एरोप्लेन गुजर रहा है, ऐसे गुजरता ही जाएगा किसी न किसी अदर कंट्री का, तो वो तो आकर के बॉम्ब भी छोड़ कर चले जाएंगे, तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक, इसमें क्या है कि भारत जो है, इसमें क्या है, यह 1982 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती है ना, कि समुद्रों और महासागरों का उपयोग किस हद तक कौन सी कंट्री कर सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। जो 16 नवंबर 1994 से प्रभावी हुई थी। आई कब थी, यानी कि जब पूरे राष्ट्रों ने इस पे साइन किया तो 1982 में किया, और ये जब प्रभावी हुई तो 16 नवंबर 1994 से हुई। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर भारत ने 1995 में अनक्लॉज को अपनाया था। कब अपनाया भारत ने? 1995 में। जब भी भारत की बात आती है तो वो पॉइंट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अब समुद्र के संसाधन जो है वो मतलब कि उतना एरिया डिसाइड किया गया, भारत है, एक थोड़ा एरिया डिसाइड किया गया कि इसके जो आसपास का एरिया है, इसे क्या कहा जाएगा, इसके थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, इससे और दूर जाएंगे तो क्या कहा जाएगा। एक तरह से सिक्योरिटी पर्पस से भी, और यहाँ पे भारत जो है वो वहाँ के आसपास गंदगी ना हो, उस पर स्वच्छता पर भी ध्यान दे, ताकि इंडिया पर भी कोई जो है वो कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, इसलिए समुद्र में भी भारत को अधिकार दिए गए हैं, और भारत क्या सभी कंट्रीज़ को अधिकार दिए जाते हैं। और यही है अनक्लॉज, जिसे इसका फुल फॉर्म क्या आता है, यूनाइटेड नेशन, है ना। यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक, अब इसमें जो है वो 3 क्षेत्र हैं। इनमें कौन कौन से ये 3 क्षेत्र हैं, तो आंतरिक जल है, इंटरनल वाटर जिसे बोलते हैं, प्रादेशिक सागर यानी कि टेरिटोरियल सी जिसे बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मेन यही 3 हैं, है ना। अब इसमें जो है थोड़ी और चीज़ों को जान लीजिए। वो क्या है, अनक्लॉज के तहत जो है वो सामुद्रिक सीमा यानी कि मैरीटाइम लिमिट अंडर अनक्लॉज। अनक्लॉज के तहत समुद्रिक सीमा के संसाधनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, और वो क्या है, आप ये पहली बात इमेज देख सकते हैं, है ना। इमेज जो है
वो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें कि ये कोई ब्लर नहीं है, बिल्कुल सही इमेज है। इसमें जो है वो आधार रेखा की बात की जा रही है। तो आधार रेखा क्या होती है पहले ये सुन लीजिए, फिर आप समझ लीजिएगा। यह तटवर्ती देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जल रेखा है। आधार रेखा क्या है? एक जल रेखा है ना। ये रेखाएं खींची नहीं जाती हैं, ये बस एक बाउंड्री बना दी जाती है कि हाँ ये इसकी आधार जल रेखा है। अब ये देखिए, ये जो तट होता है ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये आपको बता रहे थे। जैसे यहाँ पे लैगून झील बन जाती हैं केरल वगैरह में, तो तट टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। तो यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा करके तो कहीं की लैंड बाउंड्री को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, एकदम सीधी रेखा खींच दी जाती है। और उसी के बाद से जो है वो उसे ये जो सीधी रेखा खींची जाती है ना, इससे ही बोला जाता है आधार रेखा, यानी कि बेस लाइन, है ना। एक बेस दे दिया गया कि ये बेस है। इसके बाद से सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है कि कितने नॉटिकल मील तक भारत को जो है वो कौन कौन सी चीज़ों में अधिकार है। ठीक, तो ये बेस लाइन हो गई। अब आंतरिक जल जो है वो क्या होता है कि इसमें बेस लाइन की भूमि के किनारे पर खाड़ी और छोटे खंड को शामिल किया जाता है ना। बेस लाइन के आसपास जो है ये जो अंदर का जो जल आता है ना, ये जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये जो है इसे बोलते हैं आंतरिक जल। इस पर तो भारत का पूरा से पूरा अधिकार है। ये जो बेस लाइन है उस पर कितना अधिकार है वो डिसाइड होता है इस सामुद्रिक सीमा में, यानी कि ये जो संधि की जाती है इसके तहत डिसाइड किया जाता है कि भारत इस पर कितना अधिकार रख सकता है। ठीक, तो बेस लाइन और इंटरनल वाटर आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें जो है वो प्रादेशिक सीमा आता है। प्रादेशिक सीमा को बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री बोलते हैं। टेरिटोरियल बाउंड्री जो है वो कौन सी होती है? जो बेस लाइन, ये टेढ़ा मेढ़ा समुद्र, उसके बाद ये जो सीधी रेखा खींची गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सीधी रेखा आपको रेड कलर की सबसे पास वाली दिख रही है ना, ये सबसे पास वाली दिख रही है, तो ये बेस लाइन है। बेस लाइन से ये जो ग्रीन कलर के पास तक आती है, जो जहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मुझे उंगली से खींचना पड़ता है इसलिए मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, है ना। ये जो जहाँ पे 12 लिखा हुआ है यहाँ तक, बेस लाइन से 12 तक, तो ये बेस लाइन से 12 समुद्री मील तक की जो दूरी तक विस्तृत है, तो इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल बाउंड्री बोलते हैं। और ये जो समुद्री सीमा है ये किस में नापी जाती है? तो नॉटिकल मील में, है ना। ऐसे नॉटिकल मील में समुद्री सीमा को नापा जाता है ना, कि इतने नॉटिकल मील, इतने नॉटिकल मील। तो भारत की वो 12 नॉटिकल मील तक जो होती है वो समुद्री सीमा, यहाँ तक जो है वो कौन सी बाउंड्री आती है भारत की? प्रादेशिक सीमा। अब इसमें जो है वो क्या हो सकता है? इस तटीय देशों में, इस पर जो है वो तटीय देशों की संप्रभुता और न्यायिक क्षेत्र का अधिकार होता है। लेकिन तटीय देशों के आधिकारिक प्रादेशिक समुद्र से गुजरने वाले सामुद्रिक मार्गों के मामले में सीमित होते हैं। इसका क्या मतलब? ये जो टेरिटोरियल बाउंड्री होती है यहाँ पर से जो है वो जो अधिकार दिए जाते हैं 12 नॉटिकल मील तक, ये बेस लाइन से यहाँ 12 समुद्री मील तक, तो ये जो अधिकार दिए जाते हैं, तो यहाँ का जो एरिया होता है वहाँ से भारत जो है वो यहाँ पे सिर्फ पानी में ही अधिकार नहीं होता है, अंतरिक्ष, यहाँ का अंतरिक्ष जो होगा, यानी कि जो एरोप्लेन के लिए जो अंतरिक्ष है ना, तो यानी कि जो हवाई जहाज भी उड़ करके जाएंगे ना, तो इस एरिया से किसी भी देश के जहाज तक भी नहीं उड़ सकते हैं। तो इतना अधिकार होता है कि ना जहाज मतलब एरोप्लेन नहीं उड़ सकते हैं। यहाँ पे पानी वाले जहाज जो हैं, जो तटीय मैदान, ये समुद्र से गुजरने वाले, यहाँ पे ये जो एक मिनट, है ना, ये जो तटीय देशों के अधिकार प्रादेशिक समुद्र से गुजरने वाले सामुद्रिक मार्गों के मामले में सीमित होते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि यहाँ से एरोप्लेन तो नहीं गुजर सकते हैं, लेकिन जो पानी वाले जहाज हैं वो गुजर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है भारत को, है ना। बिना ऐसे तो किसी के बाउंड्री में आप घुस जाएंगे तो बिना टैक्स पे किए तो आप वहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। उससे गुजरने का अधिकार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है, और श्रीलंका के पास यहाँ पे पाक स्टेट है ना, पाक स्टेट है, लेकिन यहाँ से भी जहाज गुजर जाते हैं। लेकिन इसके लिए इनको जो है ना, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा भारत की बाउंड्री के पास से गुजरेंगे तो भारत को इन्हें टैक्स पे करना होगा, और अगर ये श्रीलंका के पास से गुजरेंगे तो श्रीलंका को टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि
12 समुद्री मील तक जो भारत को अधिकार है, तो वो अंतरिक्ष और समुद्र दोनों में अंतरिक्ष तक पे अधिकार है ना, कि वहाँ पे अंतरिक्ष में तो अधिकार है, लेकिन जो जहाज गुजरने का अधिकार है वो यहाँ पे थोड़ा सा सीमित होता है। ठीक, अब यहाँ की प्रादेशिक सीमा के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ आगे आगे चलते हैं। भारत की सन्निहित सीमा है ना, सन्निहित क्षेत्र जो है यानी कि कॉन्टिगुअस एरिया कौन सा होता है। अब यहाँ पे देखा, ये तट है, इसकी बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक हो गई वो इसकी जो ये कौन सा था, प्रादेशिक सीमा हो गई है ना। प्रादेशिक सीमा के बाद जो है वो आ जाता है यहीं से, इसी बेस लाइन से बोल दिया जाएगा 24 समुद्री मील तक, यानी कि 24 नॉटिकल मील तक जो है वो आ जाती है सन्निहित क्षेत्र। बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है और तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर यहाँ पर राजकोषीय स्वच्छता और सीमा शुल्क कानून के उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का भी अधिकार होता है ना। यहाँ पे अगर जो है वो ये सीमा शुल्क लगा दिया, अगर इस पे यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो इसका उल्लंघन अगर किसी कंट्री के द्वारा किया गया तो इसके लिए वो दंडित भी कर सकता है ना। तो ये सारी अधिकार जो है वो इसमें दिए जाते हैं। यहाँ अंतरिक्ष के अधिकार को यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसके एकदम आसपास के एरिया में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये क्या है, जो भारत का ये पूरा बाहर का ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये 200 नॉटिकल मील तक पूरा आ जाता है, वो इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि 12, ये जो बेस लाइन से 12 आ गया तो वो क्षेत्र, 12 से के बाद 24 आता है, 24 के बाद 200 आ जाता है सीधे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यह अधिकार बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है और इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों को खोज करने का, उनका दोहन करने का, उनका संरक्षण करने का और प्रबंधन करने का और संप्रभु जो है वो इन राज्यों को अधिकार है। और अगर ये चाहें तो इन क्षेत्रों पे अपने द्वीप का भी निर्माण कर सकते हैं, है ना, अपना द्वीप भी घोषित कर सकते हैं यहाँ के जो एरिया होगा। ठीक, तो ये इतने सारे ही अधिकार दिए जाते हैं। इन सब के बारे में आपको इतना ही पढ़ लीजिए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। आपको बस इतना याद रखना है कि किसको कौन सा एरिया बोला जा रहा है। जैसे कि 12 नॉटिकल मील जो आएगा तो उसे सामुद्रिक प्रादेशिक सीमा बोला जाएगा, टेरिटोरियल बाउंड्री बोला जाएगा, और वो 12 समुद्री मील तक होती है। उसे कितना अधिकार दिया जाता है, क्या क्या चीज़ों पर, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आ जाता है 24 नॉटिकल मील, वो भी बेस लाइन से ही जोड़ा जाएगा हमेशा, बेस लाइन जो सीधी होती है। इसे सन्निहित क्षेत्र बोला जाता है, कॉन्टिगुअस एरिया। इसमें क्या अधिकार होता है, राजकोषीय स्वच्छता, सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन किया अगर तो उसे दूसरे कंट्री को दंडित करने का भी अधिकार है। फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है उसे 200 नॉटिकल मील तक आता है, तो भारत का ये जो बाहर का सारा एरिया है ये आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कोई भी काम कर सकती है या भारत, यानी कि खोज कर सकती है। इन खोज से जो उससे पेट्रोलियम वगैरह ये जो भी चीज़ें मिली उनका दोहन कर सकती है, उनको अपने पास संरक्षित करके रख सकती है। और ये जो सारे अधिकार हैं ये जो बाहर के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को होते हैं, है ना। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये अधिकार को नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोई राज्य चाहे कि समुद्री संसाधनों का वो उपयोग कर ले, तो वो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारत का बाहर के जो भी चीज़ें होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में ही आती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो और अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।